सर हम्म, सर आप बना सकते हैं क्या स्ट्रक्चर? बोलो। बेंजीन है, उस पे 2 NO2 है। बना दिया। सर ऑर्थो पे नहीं, मेटा पे बना दीजिए ना एक। बना दिया। सर अभी किधर भी आप एक OCH3 और CN लगा दीजिए। हम्म, सर अभी इसको NH3 और H2S से पास किया, तो आपने बताया था ना कि एक NO2 रेड्यूस होता है। ठीक है। NH3 और H2S से पास किया। ठीक है। सर तो पहले कौन सा NO2 रेड्यूस करेंगे? इन दोनों में से हाँ सर। तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो क्या गिवन है, इस पे माइनस ए इफेक्ट होगा, इस पे भी माइनस ए इफेक्ट होगा। CN होगा तो इसमें माइनस एम इफेक्ट होगा, इस पे भी माइनस एम इफेक्ट होगा, इस पे भी माइनस एम इफेक्ट होगा। इसको रिड्यूस कर देते हैं। ओके सर। वो इसलिए ना, क्योंकि अब तूने पूछे नहीं कुछ भी, मैंने कहा तूने मान लिया। अपन ने क्या किया ना कि मैंने कहा देख इसका माइनस एम दोनों पे है, इसका माइनस आई दोनों पे है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे थे ना, इसलिए अपन ने माइनस आई लिया, प्लस एम नहीं लिया। हाँ सर। लेकिन ये ग्रुप ने जो दोनों माइनस आई भी शो कर रहे थे वो इसके ज्यादा पास है, तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन इन दोनों में से जो पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका रिडक्शन पहले होगा। तो रिडक्शन इन दोनों में से इसका पहले होना चाहिए, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा उसके पास। हाँ सर समझा। अब बताओ। सर और सर एक डाउट है। बोलो। सर टोल्यूएन है। है। बोलो। सर उसको KMnO4 और OH- से पास किया तो फिर वो मीसो टार्टरिक जैसा कुछ नहीं बनाएगा? नहीं, अगर ये इसलिए नहीं बनाएगा ना, क्योंकि रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है ना। अगर रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है तभी बनता है वो मीसो टार्टरिक एसिड, क्योंकि बेसिक मीडियम में इट विल बी लाइक दिस, और बेसिक मीडियम में अगर ये ऐसे होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बहुत ज्यादा होगी। सर तो इसमें बहुत ज्यादा होगी। मतलब उसका आपने बेंजोइक एसिड बनाया था, पर जब रिडक्शन में तो KMnO4 और OH- बस 3 डिग्री CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है ना? केमिनोफोर और बेसिक मीडियम या केमिनोफोर एसिडिक मीडियम इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बस। सर तो फिर वो 1 डिग्री अल्केन रहेगा अगर, तो उसको KMnO4 और OH- ऑक्सीडाइज करेगा? बिल्कुल करेगा। मतलब अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम है या बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम आ सकता है तो भी ये रिड्यूस होगा, तो भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा केमिनोफोर से। ये नहीं हो पाएगा, इसके इसके पास इन एनी केस बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम नहीं आ सकता। जैसे अगर ऐसे भी होगा तो भी आ सकता है, इसके पास तब भी हाइड्रोजन आ सकता है ना। ऐसे अपन कहेंगे वो क्या करेगा, टॉटोमराइज करेगा ना यार। सर और तो अगर स्ट्रेट चेन अल्केन रहेगा तो? किस में, इसमें सर ऐसे नहीं, बेंजीन पे नहीं, बेंजीन पे नहीं, इंडिपेंडेंट एक अल्केन रहेगा बस। ऐसे ना, हाँ सर। तो इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पास 3 डिग्री CH बॉन्ड है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो सर लिखा है ना मतलब तुमने ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन पढ़ो ना, हाँ सर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन रेफर करना। बोलो। सर वो HNO2 OH- और NO+ में होता है ना डिसोसिएट। HNO2 और OH- साइन में क्या करना है बिल्कुल? नहीं मतलब HNO2 NO+ और OH- में होता है ना। बिल्कुल। सर तो मैं आपको पूछा था उस दिन, वो मतलब OH- बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा ना। इधर ना ये ऐसे ना, हाँ करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, कर। मतलब किस में मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है, मतलब मैं क्वेश्चन भूल गया, वो कुछ मैंने बताया तो था वहां पर।
हाँ, तू ऐसे पूछ रहा था। इसको मैंने एसिडिक और बेसिक कहा था, हाँ है ना? नहीं, वो एक और पूछा था, ये दूसरा वाला है। समझ गया, मैं समझ गया। ये था कि H प्लस साइन होगा तो आपने कहा था ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जैसे अटैक करेगा। तो तूने मुझसे कहा था ठीक है सर एसिड छोड़ो, आपने वहां बेस भी लिखा हुआ है, यही था ना? नहीं, मैं इसमें पूछा था कि वो फिनॉल क्यों नहीं अटैक करेगा किस पे? इस पे, वो कार्बोनिल ग्रुप पे हाँ। करेगा ना, लेकिन बेसिक मीडियम है ना, कैसे करेगा? बेसिक मीडियम का मतलब है फिनोक्साइड। अब बताओ फिनोक्साइड में कौन अटैक करता है बेसिक मीडियम में, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन। करो भाई, ये डिलोक्लाइज होगा। हर बार अपन ने राइबाटाइमर रिएक्शन पढ़ा, कार्बाइलमाइन रिएक्शन पढ़ा, हर बार अपन ने क्या बताया कि भाई ये जैसे ही डिलोक्लाइज होगा, कोलबेन्स रिएक्शन पढ़ा अपन ने, जैसे ही डिलोक्लाइज होगा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया, अनस्टेबल आगे रिएक्शन होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज। सर मैं पूछ रहा था कि एसिडिक मीडियम में वो H प्लस सी डबल बॉन्ड O वाले O पे जाके अटैच हो जाएगा ना, तो फिर वो कार्बन पे डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा ना, तो वो फिनॉल क्यों नहीं अटैक करेगा, वो पूछ रहा था मैं। ये ना, इधर ना तुम चाहते हो कि फिनॉल अटैक कर ले। हाँ, वो क्यों नहीं हो सकता आपने अच्छा, ओके। वो उस पर अटैक करेगा तो इस पे भी तो करेगा। हाँ बराबर, ओके। सर एक और था। हम्म, सर एक मिनट। सर वो जो लिबरमैन टेस्ट था ना, हम्म, उसमें भी मतलब फिनॉल प्लस HNO2 था ना, हम्म, तो फिर वो हाँ OH माइनस और NO प्लस में भी होता है ना, तो वो हम्म। OH माइनस क्यों नहीं बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि उधर किया ना, तो ये लो। अब क्या? अच्छा, हाँ इसका कुछ हो नहीं सकता, इसलिए NO को ऐड किया क्या? इलेक्ट्रोफिलिक ओके, एरोमेटिक। ओके सर। अगर बेंजीन रिंग से कोई भी कार्बन से अटैच्ड है ग्रुप और उसके पास अगर एक भी हाइड्रोजन एटम है, तो KMnO4 के साथ इट डजंट मैटर कितना बड़ा चेन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये बॉन्ड वीक होंगे तो ये OH में कन्वर्ट होंगे। तो KMnO4 आप बता दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। 3 डिग्री सी सर एच बॉन्ड मैंने सिर्फ एल्केन में कहा है, 3 डिग्री सी एच बॉन्ड होगा तो OH में कन्वर्ट होगा। बाकी एल्केन में सभी में थोड़ी कहा है। सर KMnO4 के साथ तो कुछ भी अटैच्ड हो। हाँ बोलो। सर जो फिनॉल का रिएक्शन आपने लिखवाया था ना NH3 और CU2O वाला, हम्म, जिसमें OH NH2 में कन्वर्ट हो जाता है हम्म। सर, तो फिर शीट में ऐसे क्लोरीन वाला भी एक था ना, तो हाँ, फिर क्लोरीन के OH साथ भी होगा। सर तो कौन से ग्रुप के साथ होगा एनिलीन क्लोरीन के में? साथ होगा, OH के साथ होगा बस। ओके सर। मतलब और सर हेलोजेंस और OH। और एक डाउट था बोलो, सर, एनिलीन का एक रिएक्शन था शीट में, उसमें डाउट था कि बोलो। एनिलीन एनिलीन रिएक्ट्स विद Br2 और CS2। Br2 और Br2 और CS2। कार्बन डाइसल्फाइड। हाँ सर। हम्म। सर इसमें हम लोग मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन करके HgCl2 हम लोग अटैक करते हैं ना उसमें इंटरमीडिएट पे, तो फिर उसके जगह Br2 क्यों नहीं कर सकते? ये तो ये है, ये लुईस एसिड है, पहले ये रिएक्ट करेगा इससे। ऐसा क्यों सर, समझा नहीं। क्योंकि Br को मतलब उसका मतलब ये है कि आप, ये तो लुईस एसिड है ना, आप इसको ऐसे लिख लो, लेकिन ये ज्यादा एसिडिक है इसलिए वो इससे रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए अपन ने क्या किया, कोई वीक लुईस एसिड चूज किया जो इसमें Br पॉजिटिव बनाए।
ये सर तो लुईस एसिड है। अगर बोलो। हम लोग इसका पीएच डिक्रीज करते तो फिर कुछ होता क्या? पीएच डिक्रीज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमिनेशन है ना, ब्रोमीन हाँ सर। लुईस एसिड में। बस। हाँ सर, समझा। वाटर होता तो अपन ट्राई ब्रोमो बना देते हैं, इसमें भी मतलब काफी ब्रोमीन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अगर इसमें भी एक्सेस गिवन होगा तो अपन ट्राई ब्रोमो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर और एक डाउट है, बोलो। फिनॉल को अगर D2O के एक्सेस में रिएक्ट किया तो फिर हम्म फिनॉल का जो OH का है वो भी OD हो जाएगा क्या? हम्म क्योंकि ओडी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है ओएच बॉन्ड से। हाँ सर, समझा। सर बाकी के हाइड्रोजन नहीं होंगे क्या डी में कन्वर्ट? ये ऐसे था ना, तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं वहीं डी पॉजिटिव अटैक करेगा ना। तो अगर OH ग्रुप नहीं रहता तो सारे D हो जाते क्या? वो सारे डी हो जाता है। और सर आपने जो रिएक्शंस में NH मतलब एनिलीन पे जो NH2 है उसको NHCOCH3 किया था ना, अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट किया था हम्म सर, तो वो कहाँ कहाँ करना चाहिए, समझा नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं, मैं नहीं समझा तुम क्या बोल रहे सर। मतलब आपने कुछ रिएक्शंस में जो एनिलीन पे NH2 ग्रुप है हो। उसको अमाइड में कन्वर्ट किया था हम्म सर, तो क्यों किया था वैसे, समझा नहीं मुझे। मुझे भी नहीं पता किस रिएक्शन में किया, तो मुझे भी नहीं पता क्यों किया। मुझे भी नहीं पता क्यों किया। अच्छा देख, जब भी अपन क्या करेंगे ना, ये बेसिक होता है नहीं ज्यादा। अगर बेसिक होगा तो अपन को ना डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल को अटैक नहीं करवाना चाहिए इसमें। अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो अपन क्या करते हैं कि भाई जैसे नाइट्रेशन किया, अब एसिड का रिएक्शन तो कर ही नहीं सकते HNO3H2SO4, क्योंकि यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन ही होगा ना। तो फिर क्या करें, और मुझे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है, इसका नाइट्रेशन करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि इसमें बहुत कम अमाउंट आएगा ऑर्थो और पैरा में। तो क्योंकि पहले तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और ये रिएक्शन होगा तो मेटा पोजीशन पे काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। सर डाइल्यूट चलेगा ना HNO3, उससे तो हो जाता है ना? डाइल्यूट HNO3 होगा तब भी एसिड बेस रिएक्शन तो होगा ही होगा। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? सेम है एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन सा होगा? डाइल्यूट वाला, है ना। तो डाइल्यूट वाले में तो और भी ज्यादा एसिडिक होगा, एसिड बेस रिएक्शन ही होगा पहले। तो अपन क्या करेंगे कि पहले इसको ना इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अब ये बेसिक कैरेक्टर नहीं रहेगा, ये अमाइड बनेगा। तो अमाइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, तो बेस नहीं रहा ना, तो नाइट्रेशन हो जाएगा फिर इसमें। तो अपन कहेंगे एम्फोटेरिक होगा तो भी तो NO2 अटैक कर सकता है, नहीं। अब ये लोन पे इधर डीलोकलाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को नहीं देगा, क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है। हाँ सर, समझा। ठीक है। तो फिनाल में D2SO4 लिखोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे भाई इसमें पहले तो डाइल्यूट H2SO4 होगा तो नेगेटिव चार्ज। अब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में ना ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हो गए, और बाद में अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन और डी है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा, ये वाला, तो ये लीव करेगा। जितने हाइड्रोजन लीव कर सकते हैं सब लीव करवाएंगे अपन। सब बोलो। सर एक था डाउट। बोलो। सर वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हाँ वो एक थर्ड पॉइंट था, ब्रोमीन इन AlCl3। हाँ तो उसमें हमने ब्रोमीन इन AlCl3 को
फिनॉल पे रिएक्ट करा था तो उसका कम नहीं आएगा क्या यील्ड, क्योंकि OH है ना? हाँ तो ब्रोमीन AlCl3 बोल रहे हैं ना तुम, हाँ, तो उसका यील्ड कम क्यों आएगा? यील्ड तब आता कम जब मतलब अपन ये कहते हैं कि Br पॉजिटिव का स्टेबिलिटी ज्यादा है। सर मतलब AlCl3 है ना, तो वो OH के ऊपर अटैक नहीं करेगा क्या? नहीं, OH पे अटैक भी करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन हटा देगा और क्या। भाई एसिडिक तो वो भी है ना, फिनॉल भी तो एसिडिक है और AlCl3 भी एसिडिक है, लेकिन फिर NH2 हम, तो बेस था ना। हाँ, तो आप एसिड बेस रिएक्शन की बात करोगे, अगर आप इसकी बात करोगे तो एसिड बेस की बात करोगे। ये एसिड बेस रिएक्शन है भैया, ये एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी है, तो दोनों ही एसिड है। AlCl3 तो Br2 से रिएक्ट करेगा। अच्छा, क्योंकि हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब लिखा था ना कि हाँ तो ओ वहां एन CH3 था ना, स्टेबल कार्बोकेटाइन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन ने ये कहा था कि फिनॉल के साथ लो यील्ड आएगा। लो यील्ड आने का हाँ, मतलब कि इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा क्योंकि लोन पेयर दिख रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन में लो यील्ड आएगा। लेकिन उधर ये भी था ना कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं वहां स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन भी स्टेबल और रिंग कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिंग में इलेक्ट्रॉन रिच कम हो गया उसके अटैक करने से, मतलब रिंग बिकम्स हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं नहीं होगा। होगा था। सारे रिएक्शन नहीं होंगे ये थोड़ी बोलेंगे पर। अच्छा, तो वो सिर्फ कार्बन वाले के लिए था क्या, OH का? वो सिर्फ फ्रीडल बा- क्राफ्ट है। और वो और वो N, मतलब फिनॉल पे N अगर लगा रहेगा ऊपर, तो बाकी सबके लिए भी एप्लीकेबल है ना, कि नहीं होगा नहीं फ्रीडल नहीं, क्राफ्ट? फिनॉल पे एन लगा रहेगा मतलब। मतलब फिनॉल में नहीं, सॉरी, मतलब NH2 NHR वो वाले, तो उसमें फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा ना? इसमें NH2, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बोल रहा है कि ये अलग लगा हुआ है, NHR लगा हुआ है और NR2 लगा हुआ है, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं नहीं होगा। कौन से भी केस में ना, मतलब अगर ब्रोमीन मीन्स AlCl3 रखते तो अभी भी नहीं होगा ना? नहीं, ब्रोमिनेशन में इस पे ही अटैक करेगा तो यील्ड कम हो जाएगा। Br पॉजिटिव थोड़ी स्टेबल है जो इस पे अटैक ना करे। भाई फ्रीडल क्राफ्ट में क्या हो रहा वो है इसका, हाँ, हाँ ब्रोमिनेशन तो होगा। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या हो रहा है कि ये मैटर ड्रिफ्टिंग हो गया इसके रिएक्ट करने से, और ये स्टेबल हो गया, तो वो मैटर, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये उस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि खुद स्टेबल है, अब रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ओके सर। अब बताओ, ब्रोमीन का FeBr3 में रिएक्शन कैसे होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जैसे होता है, ऑर्थो पैराडाइरेक्टिक है, तो ऑर्थो और नाइट्रो दोनों फिनॉल बना देना, जैसे अपन बनाते हैं फिनॉल में FeBr3 और Br2, तो ऑर्थो और नाइट्रो फिनॉल बनाओ। पहला वाला मेजर, डाइल्यूट एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है कॉन्सेंट्रेट से। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे तो डाइल्यूट हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है। ये तो क्लोजली पैक्ड होगा, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी, ये H प्लस साइन देगा हमें। ये थोड़ी होता है कि बताओ ये एसिडिक ज्यादा होगा या ये एसिडिक ज्यादा होगा, और जो H प्लस साइन देगा वो ज्यादा एसिडिक है। अभी वाटर में कौन H प्लस साइन देगा? डाइल्यूट वाला H प्लस साइन देगा, ये थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड दे रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड में तो दो OH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, टूटेगा ही नहीं। तो 10th में बच्चों के मतलब बुक्स में ही लिखा होता है, 10th में ही, मतलब अगर तुम बोलो तो मैं 10th की बुक में ही दिखा देता हूँ। 10th की बुक में लिखा रहता है ना। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चंस तो 10th क्लास वाले बच्चे ना, उनके स्कूल वाले बुक में लिखा होता है। सर ऐसा नहीं है, 10th में भी काफी अच्छे कंसेप्ट होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक और
फिजिकल वाले ऑर्गेनिक नहीं होते वहाँ अच्छे, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाले काफी अच्छे कंसेप्ट होते हैं उनके, छोटे 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 बेसिक कंसेप्ट। चलो बताओ, कोई और डाउट है? वरना सर अपन हाँ बोलो। सर मेटल्डिहाइड का एक बार स्ट्रक्चर बता देंगे क्या? किसका? मेटल्डिहाइड का। क्यों, क्या हो गया? ये ले, सर नोट्स में अलग था और नेट पे मैंने ऐसे गलती से देखा तो अलग था। हो सकता है, ये ले। सर नेट पे मतलब 8 मेंबर रिंग दिखा रहा था और CH3 बनेगा, 8 मेंबर्ड भी बनता है। मेटल्डिहाइड तो क्लास ऑफ कंपाउंड है, एक थोड़ी होगा। ओ हाँ सर ठीक है, समझा। भाई हमने तो क्या किया था, whenever the orbitals are in the same plane they have tendency to mix up। अब मेटाल्डिहाइड में कोई मेटा पोजीशन थोड़ी लिखा है इसमें अपन ने कि भाई अच्छा ऑक्सीजन मेटा पे है इसलिए बता रहे हो, तो फिर इसको पैरा क्यों कहा? दे आर क्लास ऑफ कंपाउंड्स, कि अगर इस पे एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो पैराल्डिहाइड बोलूंगा, हाँ सर समझा। ऐसे। दे आर क्लास ऑफ कंपाउंड, उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें कभी क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा बहुत शीट वीट में गिवन होता है तो अपन को बताना होता है। अब मैंने आपको एरोमेटिक दिया था, डाउट्स मेरे ख्याल से डाउट आपके क्लियर हो गए एरोमेटिक वाले। तो फिर अपन डाउट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 दिया था, करना है? एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में कोई डाउट है तो बताओ, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3 भी दिया था मुझे पता है, याद है। एक्सरसाइज 2 के, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में A10 पूछा है। अब A4 भी आ गया, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि शायद कोई ए पहले वाला भी कुछ पूछ ही लेगा। देख लेंगे, कोई बात नहीं, अपन को क्या है। मुझे लगता है कि क्रो जब मैं पढ़ाता हूँ तभी ये बोलते हैं, बंद कर लेता हूँ ना। A4 वाले में अपन को बताना है, A4 भी है A6 भी है। एक मिनट रुको, अपन देख लेते हैं। A4 वाले में गिवन है मुझे, क्या दे रखा है भाई, S3 दे रखा है इसमें। OCH3 को रिएक्ट करवाया अपन ने Br2 और एसिडिक एसिड के साथ। हाँ तो ठीक है ना, आपने बताया तो था Br2 और एसिडिक एसिड में ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। अगर ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में बता देंगे। भाई OCH3 में क्या बताओगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में? OCH3 है तो पैरा ऑर्थो और पैरा बना देते हैं भाई। मेजर प्रोडक्ट उनको पता है कि भाई ऑर्थो वाला तो माइनर होगा और ये वाला मेजर हो जाएगा, तो बता देंगे ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है। अपने ऐसे क्लास में बताया था ना मैंने कि अगर अपने पास ऐसे गिवन है फिनॉल से कि अगर अपने पास H2 और Br2 है तो जितना ज्यादा पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट उतना ज्यादा Br का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, और अगर पोलैरिटी कम होगा सॉल्वेंट का तो ऑब्वियसली बात है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br भी बहुत कम होता है, तो इसमें मोनोब्रोमिनेशन होता है, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर A3 भी पूछा है किसी ने, ठीक है भाई A3 भी देख लेते हैं। A3 में क्या है भाई? A3 में पहला वाला A3 तो सीधा क्यूमिन मेथड है फिनॉल का प्रिपरेशन। भाई आपने पहले क्या किया, एल्कीन में अटैक करवाया, H प्लस साइन अटैक किया H3PO4 से, तो अब मुझे ये मिल गया। अब क्या, इस पर अटैक करवा दो, क्यूमिन बन गया। क्यूमिन बन गया तो ऑक्सीजन और H2SO4 में बना देंगे अपन फिनॉल और एसीटोन बनाएंगे, पढ़ रखा है अपन।
फिर A6 भी पूछा था किसी ने, तो अपन A6 की बात कर देते हैं। A6 में अपने पास था an organic compound having a molecular formula C7H8O, C7H8 है और O is insoluble in NaHCO3 है, insoluble in NaH3 एक ऑक्सीजन भी है, ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। insoluble in NaHCO3 मैं फिनॉल बना सकता हूँ, फिनॉल NaHCO3 में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो अपन कहेंगे सोल्यूशन बट डिसॉल्व इन NaOH, अच्छा फिनॉल की बात कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब फिनॉल होना चाहिए क्योंकि NaOH में डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे बनाना ही चाहिए, मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, ऐसे बनाऊंगा तो ये NaOH में भी डिसॉल्व नहीं होगा ना, अल्कोहल डू नॉट डिसॉल्व इन NaOH, ये नहीं हो सकता है, यही होगा। अब ये हमें एक बात तो पता चल गया कि OH इसमें डायरेक्टली अटैच्ड है, एक कार्बन बचा हुआ है, लगा देंगे कहीं भी, बस थोड़ा सा आगे बढ़ के पता चल जाए कहाँ लगाना है। व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर द कंपाउंड रैपिडली फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी बनेगा ट्राइब्रोमोफिनॉल का, ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी होता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाएगा वो कह रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई इनमें से किसी एक पोजीशन पे आप CH3 लगा लो तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं ऐसे बना दूंगा, क्योंकि अगर इनमें से कहीं भी मैंने CH3 लगाया तो वहां एक Br कम आएगा, क्योंकि CH3 थोड़े रिप्लेस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और SO3H3 बताया था आपने रिप्लेस होना। A7 भी पूछा, Br2CCl4, कोई बात नहीं। अब Br2CCl4 पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है, अब Br जो है कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं इसमें, इसलिए मैं Br2CCl4 को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक अज्यूम कर लूंगा, और इसमें मेरे पास एक CH2 है बीच में, लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, ये लो भाई। अब एक रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, इधर CH3 है, इधर OH है और इधर भी CH3 है, ठीक है। तो अगर Br2CCl4 है, ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है इससे, तो और उसके पैरा पोजीशन पे अटैक करवा देते हैं। तो प्रोडक्ट देख के भी समझ में आ रहा है अपन को क्या लिखना है, इसके जो OH है उसके पैरा पोजीशन पे अटैक करवा देते हैं, अपना काम हो गया, खत्म हो गया। भाई OH तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये प्लस M शो करेगा, तो ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ये वाला रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, वहां बता देंगे। फिर A8 की बात कर लेते हैं, D2SO4 D2O, अभी किसी ने पूछा अपन को A8, तो मेरे ख्याल से हो गया ये, तो क्लास में तो पूछा था फिनॉल से रिएक्ट करेंगे अगर D2SO4 से तो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने कि इसको अगर D2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो इधर D इधर D इधर D और इधर D ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद A9 शायद नहीं पूछा, A9 पूछा, A9 है कि अपने पास ये कंपाउंड गिवन है, ठीक है भाई, एक कंपाउंड गिवन है, ऐसे OH है, CH3 है, उसके बाद अपन CHCl3 NaOH और हीट और ये सब गिवन है, ठीक है भाई। अब CHCl3 लिखोगे, मुझे पता चल गया कि ये राइमर-टाइमर रिएक्शन है, और राइमर-टाइमर रिएक्शन होगा तो अपन प्रोडक्ट लिख देंगे भाई। अपने पास क्या करना है अपन को, CH3 कहाँ गिवन है, मेटा पोजीशन पे गिवन है अपन को OH के, तो मेटा पोजीशन पे कर लेंगे। तो इसके तो अपन ऑर्थो पोजीशन पे लिखेंगे ना, लेकिन क्योंकि ऑर्थो पे ही होता है तो अपन कहेंगे यहाँ पर ना CH, इधर तो OH है और मेटा पोजीशन पे Me के बेनिफिट है, तो ठीक है। अब अपन को मेटा पोजीशन पे CHO लिखना है, तो इधर लिखें या इधर लिखें, ये अपन को चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई इसमें ना OH अगर अपन देखें तो डीलोकलाइजेशन इधर ज्यादा इजीली हो जाएगा उधर के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि उधर पहले से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो रहा है, इधर हाइड्रोजन होंगे ना तो थोड़ा मुश्किल होगा इधर, इसलिए जब डीलोकलाइजेशन करेंगे नेगेटिव चार्ज का तो अपन ऐसे डीलोकलाइजेशन कर लेते हैं, तो इधर CHO बना देंगे। अपन ने क्या किया, अगर मुझे ऐसे गिवन है तो मैं नेगेटिव चार्ज जब ऐसे डिलोकलाइज करूंगा तो यहाँ थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से ये दूर है CH3, लेकिन इधर हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा, तो डिलोकलाइजेशन उस तरीके से होगा, उस तरफ जाएगा। अपन कहेंगे उधर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो CHO वहां बना लेंगे। अब क्या करना, ब्रोमिनेशन बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसी के पैरा पे अटैक करवाऊंगा, क्योंकि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करवा देते हैं, हो गया।
सर हाँ बोलो। लेफ्ट में डीलोकलाइज क्यों नहीं किया? नेगेटिव तो अनस्टेबल हो जाएगा ना चार्ज, क्योंकि CH3 के पास है हाँ ना। तो इसमें तो नहीं बन रहा है भाई, हमें बनाना है ना, तभी उसके बाद ही मतलब वो बनेगा ना। हमें यहाँ पर ये ऐसे बना के रखना है ना, तभी अटैक करेगा। अच्छा, ये खुद न्यूक्लियोफाइल होगा तो अटैक करेगा। बताओ, यहाँ तो मतलब बनेगा ही। पहले बनना चाहिए फिर ही। अच्छा, हाँ, अरे तो कार्बन मतलब रिएक्ट ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर जल्दी रिएक्ट कर देगा? अनस्टेबल वहां बनेगा नहीं ना, तो ये खुद अच्छा, डिलोकलाइज ठीक है। इसलिए नहीं हुआ। पर अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी होती तो एक तो ज्यादा अनस्टेबल है, बनेगा नहीं, उधर जल्दी बन जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक इंटरेस्ट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी उस पर CCl3 के अटैक करने की। ये CCl2 काफी वीक होता है ना भाई, ये तो कार्बिन होता है, तो इस पे इसका अटैक भी मुश्किल होगा, कार्बिन है ओके सर। तो ये अपने कंपाउंड्स थे। अब B वाले चेक कर लेता हूं मैं। A11 भी पूछा है किसी ने। A11 वाला जो है उसमें गिवन है अपन को SO3Na, तो पहला वाला तो फिनॉल बन गया। फिर अगर हम फिनॉल को रिएक्ट करते हैं SO3Na से, SO3H होता है, तो इसको डाइल्यूट NaOH में हीट करते हैं, अपन को पता है, इसमें रिएक्ट करोगे तो फिनॉल बना देगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये Na आ जाएगा, उसके बाद CH3 आई। हाँ तो आई इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, हटाते ना, उस CH3 बन गया। अब क्या, उस CH3 बनेगा तो आपने कहा HI का एडिशन कर देता हूँ। HI का एडिशन करूंगा तो H प्लस आइन पहले अटैक करूंगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो नहीं सकता, इसी को ब्रेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट B वाला देखते हैं। तो B वाले में जो पूछा है वो देखते हैं। सर बोलो, सर 27 हम पूछे। कंपाउंड बोलो, देख के बता सकते हैं वो किस में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? जैसे आपने बोला कि फिनॉल इनसॉल्युबल है NaHCO3 में, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि याद रखना है? बताया तो था, क्लास में डिस्कस किया है आपने कि वो इनसॉल्युबल है। ओके सर। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में यही तो पढ़ा था मैंने। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में बताया ना मैंने सर तो जो कि रिएक्ट करेगा वो सॉल्युबल होगा और नहीं करेगा नहीं होगा। बिल्कुल जो रिएक्ट करे, सीधी सीधी बात है ना, इतना क्यों सोच रही है। ये ले भाई, सॉल्युबिलिटी का मतलब है NaHCO3 है, इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ये है, रिएक्शन नहीं होगा। ओके सर। चलो बताते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब अपन आगे चलते हैं और अपन से पहले B3 की बात करते हैं भाई, B2 की ही बात करनी है पहले। तो B2 में गिवन है अमाइड है, Br2NaOH है, क्या करें? ठीक है ना, पता तो है अपन को क्या करना होता है, C डबल बॉन्ड O Br2NaOH, हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये बन गया। अब क्या, अब क्या, CH3COCl है, तो बताता है अपन को क्या करना होता है। हो गया, बन गया अमाइड। बन गया ना,
तो ये तो अपन को पता था, Br2NaOH या Br2KOH, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये तो बताया हुआ है ना मैंने, हॉफमैन डिग्रेडेशन तो मैंने पढ़ा हुआ है। B3, ठीक है, फिर Br2NaOH, फिर हम आइड की बात कर रहे हैं, इसी में लिख देता हूं क्या लिखा हुआ है, बीच में एक CH2 अलग ही लिखता हूं, ये ले C डबल बॉन्ड OCH3 है, और एक गिवन है मुझे CH2 C डबल बॉन्ड NH2। तो पहले तो आपने हॉफमैन डिग्रेडेशन किया Br2NaOH से, तो इसको हटा दूंगा, ये अमाइड बन गया ऐसे। अब क्या, अब आप कह रहे हो कि हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और ये अमाइंस होगा। उसके बाद क्या, हीट करो, साइक्लाइज कर देता हूं, तो इससे मैंने ये बना लिया हॉफमैन डिग्रेडेशन। अब जो रिएक्शन नहीं बताया है उसको जबरदस्ती नहीं करना कि नहीं इससे मैं कुछ बनाऊंगा उससे रिएक्ट करूंगा, भैया जो नहीं बताया उसको नहीं करना। उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया, कर दिया, उसके बाद एसिड बेस कर दो, पानी हटा दो और प्रोडक्ट बना दो। टॉटमराइज करके प्रोडक्ट बता दो, क्योंकि टॉटमराइज करके वो ज्यादा स्टेबल लग रहा है मुझे। नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है इधर, वैसे ही रहने दो, वही प्रोडक्ट है अपना, क्योंकि टॉटमराइज करके अगर वो कुछ एरोमेटिक वगैरह टाइप का रिंग बनता तो अपन उसको बना देते, नहीं बन रहा तो अपन कहेंगे वही प्रोडक्ट है मेरा। तो B7, एक एरोमेटिक अमाइन है अपने पास, ठीक है भाई है, एरोमेटिक अमाइन का मतलब है कि रिंग से NH2 अटैच्ड है, तो हो गया एरोमेटिक अमाइन। अब वो 1 डिग्री भी है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, उसने एरोमेटिक अमाइन कहा। ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेश एंड अनदर कंपाउंड Y, ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH एंड अदर कंपाउंड Y, मैं इसको ना Y और अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करूंगा, ठीक है, क्या कह रहे हैं Y, then false smelling this is formed। अच्छा ये तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की बात कर रहा है, तो क्लास में बताया कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और एरोमेटिक अमाइंस के लिए, ये तो टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस है, तो मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं CHCl3, क्लास में आपने बताया था कि ये वाला कार्बन इधर ऐड हो जाएगा इससे, तो ये CHCl3 है, ठीक है। The compound Y was formed by reacting Z with Ci2 Cl2 in the presence of slaked lime। ये तो बड़ा इजी हो गया, हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो कह रहा कि Z के साथ हम जब स्लेक्ड लाइम मतलब स्लेकिंग ऑफ लाइम, बेस और Cl2 को रिएक्ट करें, हाँ तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हुआ ना, बेस विथ हेलोजन, इट इज आइडिन लिखते तो आइडोफॉर्म रिएक्शन करता, तो उसमें क्या बनेगा, आइडोफॉर्म होता तो CHI3 बनेगा, ये Cl3 है, और इससे अपन क्या बनाए, इससे ये बन गया अपने पास। बस हमें ये चाहिए कि आप बस इसको ऐसे लिख लो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो ऐसे कंपाउंड ढूंढना है अपन। द कंपाउंड Z इज, इसको Z बोल रहे हैं, तो अपन कह रहे कंपाउंड Z को बता दो भाई कौन सा है, हो गया, कौन सा होना चाहिए Z कंपाउंड, साफ साफ लिखा तो है इसमें, अपन को क्या करना था, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, पैराक्लोरोएनिलीन एंड एनिलीनियम क्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, तो पैराक्लोरोएनिलीन, हाँ भाई ठीक है, ये हो गया पैराक्लोरोएनिलीन, और ये हो गया एनिलीनियम क्लोराइड, ये होता है एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक है भाई, ये वाला बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, और वो तो सॉल्ट जैसे गिवन ही है, तो क्या करें, कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो अपन कहेंगे ये वाला AgNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, वो करेगा, उसमें तो Cl नेगेटिव है सिलेक्शन में, AgNO3 ऑप्शन है तो बता दो। सैंडवेयर रिएक्शन,
अब सैंडवेयर रिएक्शन तो डाइजोनियम सॉल्ट बनने चाहिए, ये तो दोनों ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हाँ तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन NH2 देगा, ये भी देगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, एसिडिक मीडियम ही तो है, हम बेस से इसको हटा लेंगे, एक्वस केवच ऐड तो करते हो आप, बेस ऐड करेंगे एनिलीन बना लेंगे, उसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर दूंगा। हिंसबर्ग रिएक्शन, दोनों ही 1 डिग्री होंगे। मीडियम हमें बेसिक करना है बस। AgNO3, ये तो साफ साफ लिखेगा, ये तो एराइल हैलाइड्स है, और ये क्लोरीन इन द सोल्यूशन, ये तो जल्दी से पीपीटी बना देगा, ये नहीं बनाएगा, डबल बॉन्ड है, वो रिएक्ट नहीं करेगा इसे। सर हाँ अगर एराइल हैलाइड नहीं रहता तो? तो तुम बताओ क्या रहता, तो फिर मैं बता देता हूँ। सर मतलब CH2Cl ही लगा दिया समझो। कहां पर CH2Cl लगा दिया, तो एक मतलब कार्बन उसमें भी बढ़ाओ, ये देखा ना, ये तो एल्काइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड थोड़ी है ये। हाँ सर पता है, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करते किसको? इन दोनों में ही? नहीं, फिर तो अपन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, इसको क्यों करते हैं? फिर तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, NH2 में डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा जल्दी से, इसमें नहीं बनेगा इजीली। हाँ सर समझा। तो आप मुझे फिर उसके हिसाब से रिएक्शन भी देते हैं, नहीं तो विक्टर मेयर रिएक्शन है, विक्टर मेयर टेस्ट, ये देगा ये नहीं देगा विक्टर मेयर टेस्ट, हैलाइड्स के लिए लिखा था मैंने विक्टर मेयर टेस्ट। द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट फिनाइल प्रोपेनामाइड, ये तो है भाई फिनाइल प्रोपेनामाइड, कौन सा है? 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड ना, लो। द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट दिस इनटू 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड, अरे तो बेकार ही क्वेश्चन है। द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड, ये 1 2 हो गया, और ये कह रहा है 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड, मतलब ये था, ये ऐसे होना चाहिए। नहीं, प्रोपेनामाइन तो ये हो जाएगा, एक और कार्बन होगा ना, ये तो इथेनामाइन हो जाएगा। ये लो भाई, ये तो बेकार ही क्वेश्चन है, अपन क्या बताए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दो, है इसमें क्या, है ना, एक्सेस ऑफ H2 कुछ नहीं होगा, Br2 इन एक्वस NaOH, क्या होगा उससे, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो HVZ रिएक्शन है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, हाँ उसका एक ही एक्सेप्शन था, कॉलम ए कॉलम बी, एक ही एक्सेप्शन, अमाइड को अमाइड्स में कन्वर्ट करता है। B11, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट, अच्छा 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड टू इथेनामाइन, हाँ वो ये कह रहा है, अब अपन से ये कह रहा है द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, हाँ ये हटाना है ना, हटा देंगे, Br2 NaOH या Br2 KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। In order to prepare 1 degree amine from alkyl halides and simultaneously addition of 1 CH2 group, ठीक है, 1 degree amine, मेरे पास alkyl halide है और मैं चाहता हूं 1 degree amine बने, और इसमें एक CH2 भी ऐड हो जाए और अमाइन भी बने, तो बड़ा इजी है, उसमें क्या, CN ऐड कर दो इसमें, तो एक कार्बन भी ऐड हो जाएगा और NH2 भी बना दूंगा, पहले CN ऐड कर लो, बाद में रिड्यूस कर दूंगा मैं, हो जाएगा। Addition of 1 CH2 group in the carbon chain, ठीक है, the reagent used as a source of nitrogen is cyanide, सोडियम एजाइड नहीं भाई, NaNH2 करूंगा तो सोडियम अमाइड ना, वो तो बेस है, एलिमिनेशन हो जाएगा, सोडियम एजाइड,
सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन की 1 डिग्री रहा होगा तभी तो अपन CN ऐड कर रहे हैं। KCN इज द बेस्ट वन। पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड से मैं ऐसे कर सकता हूँ, पोटेशियम थैलामाइड से मैं ऐसे कर सकता हूँ, K पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये करें कि भाई एक तो इसमें मैं ना RH से रिएक्ट करके NH2 तो बना सकता हूं कि भाई अपन ऐसे करते हैं, पोटेशियम थैलामाइड को N एल्काइल थैलामाइड बन जाए, ऐसे बन जाएगा N एल्काइल थैलामाइड, और बाद में अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो इधर H, इधर OH, इधर भी H और इधर OH, तो NH2 1 डिग्री अमाइन तो बन जाएगा। अपन ने लिखा भी हुआ गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन। लेकिन एक कार्बन ऐड नहीं हो पाएगा एक्स्ट्रा जो इसमें हो सकता है। ठीक है, अब B12 भी तो बताया, अब बताओ C सेक्शन में कुछ पूछना है तो। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट C2C9, बस दो ही है। C2 में अपन को गिवन है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन विद द ट्रीटमेंट ऑफ H3PO2, बताया तो क्लास में। ये तो अपन ने जब एराइल एलाइड पढ़ाया ना तभी बताया हुआ है। भाई देखो ना, जब बहुत सारे रिएक्शन अपन ने फिनॉल भी बनाया, क्लोरो एलाइड भी बनाया, मतलब उसमें डाइजेनियम सॉल्ट से बेंजीन क्लोराइड ब्रोमाइड सब मतलब जब बनाया तो अपन ने उसमें बताया था ना H3PO2 डाइजेनियम सॉल्ट को या तो आप रिएक्ट करो H3PO2 के साथ रेडिकल मैकेनिज्म, या फिर आप C2H5OH के साथ, दोनों ही केस में विल गेट बेंजीन रिडक्शन से। इधर अपन को H3PO2 गिवन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन मैंने बताया क्लास में C7 भी है। Which of the following compound do not undergo azo coupling with benzene डाइजेनियम क्लोराइड? ठीक है, इसमें एजो कपलिंग किसमें नहीं होगा, तो अपन ने कहा था कपलिंग उन्हीं में हो सकता है जिनमें अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। इस टाइप के कंपाउंड में कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल है। और अगर आप डाइजेनियम सॉल्ट, ये इन ग्रुप में डाइजो कपलिंग पॉसिबल है, ये अपन ने साफ साफ लिखा हुआ है। इसका कपलिंग इनके साथ, इसके साथ होगा तो बेसिक मीडियम में, इनके साथ होगा तो 4 to 5 pH अपन ने एसिडिक मीडियम लिया था। इसके अलावा तो अपन ने कहा था कि इसका अगर एक्टिवेटिंग कैरेक्टर बढ़ा दिया, इसका एक्टिवेटिंग कैरेक्टर कैसे बढ़ाएं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अपन ने कहा था कि भाई फिर ऐसे कंपाउंड से भी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो थोड़ा कम भी एक्टिवेटिंग होगा तो चलेगा, रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन एक्टिवेटिंग अच्छा खासा होना चाहिए लोन पेयर के साथ। तो इसमें देखते हैं ऐसा कौन सा कोई, पहले तो अपन यही देख लेते हैं कि अगर ऐसे गिवन है तो मना कर देंगे, इसमें एक्टिवेटेड है ही नहीं रही, और ऐसे है तो बिल्कुल ही मना कर देंगे, फिर तो अपन, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें तो डाइजो कपलिंग, क्योंकि एक तो रिएक्शन होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये इतने से ज्यादा पे स्टेबल होता नहीं है, इसलिए इसके कपलिंग रिएक्शन जो भी करेंगे अपन इतने ही टेम्परेचर पे कर सकते हैं। डाइजोटाइज रिएक्शन का मतलब है डाइजेनियम सॉल्ट बना के उसका कपलिंग रिएक्शन करो, दैट इज कॉल्ड डाइजोटाइज रिएक्शन। अब कौन सा है C9, क्लास में क्या हुआ क्वेश्चन है C9, तो C9 तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब क्लास में नहीं था ये जो पूछ रहा है, ऐसे क्लास में किया हुआ है अपन ने। भाई इसको डाइजेनियम सॉल्ट से रिएक्ट करो,
अभी रिएक्शन किसके हिसाब से होगा ये तो पीएच डिसाइड करेगा। अगर मीडियम बेसिक है तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे, और एसिडिक है तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि पैरा ब्लॉक है। डाइजेनियम सॉल्ट का H3PO4 और H3PO3 के साथ और मेटाफॉस्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। H3PO2 के साथ ही रिएक्शन होता है जो एक प्रोटॉन देता है बस। अब बताओ। सर बोलो। सर पार्ट 1 का B2 का ए बता देंगे एक बार प्लीज। सर उसमें मुझे वो नहीं समझा कि RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाला क्यों नहीं बनाया हम लोग ने स्ट्रक्चर। B2 का ए ना? हाँ सर। B1 B2 का ए डाइजेनियम सॉल्ट को अपने फॉस्जीन गैस से रिएक्ट किया था। बनाओ ना फॉस्जीन गैस। ये NH2 है और इसको फॉस्जीन गैस से रिएक्ट करो। लिखो ना। मेरे पास ये बन गया। ये बना ना अपने पास। अब क्या एक्सेस में लिखा हुआ है? अगर एक्सेस में नहीं लिखा होता तो मैं ये बनाता। हाँ सर समझा अब। अगर एक्सेस नहीं लिखा हुआ है तो एक्सेस में लिखा हुआ है तो फिर अपन इसको फिर अटैक करके फिर सीएल लीव करेंगे। और अगर एक्सेस नहीं लिखा होता तो अपन ऐसे करते हैं कि भाई इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको लीव करवा दो, तो अपने पास बनता NH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, तो अपन ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें अपन कहते हैं हाइड्रोलाइज कर रहे हो या क्या कर रहे हो ये बता दो, तो वो उसके हिसाब से आंसर बता दो। समझा सर। पार्ट 2 का A10 ऑल्सो। पार्ट 2 के A10 में कहाँ गया? NaOH में मेरे पास ऐसे है, पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लो। अब आपके पास ऐसे है और देख लो क्या करना है। आप चाहते थे पहले ऐसे कर लें कि इसको OH से इसको हटा दें, एक OH से इसको हटा दें। हटा सकता था, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये एसिड बेस रिएक्शन है। फिनॉल एसिड होता है, वो बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनी अदर रिएक्शंस। अब कर लो। बताओ। ठीक है, अब बताओ। सी वाले सेक्शन में कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो फिर आप मैच द फॉलोइंग देखो, उसमें कुछ मैच द फॉलोइंग भी था पार्ट 3 में, उसको देखो ना। पार्ट 3 का मैच द फॉलोइंग कुछ है उसमें। पार्ट 3 का 2 का सी।
2 का C वाला सर 1 का C, सॉरी। 1 का C है, हाँ सर। ठीक। हाँ। 1 के C में अपन को गिवन है एनिलीन को रिएक्ट करेंगे अपन, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो देखते हैं अपन, पहला वाला तो कार्बोलामाइन रिएक्शन है, दूसरा वाला तो N2Cl के साथ COBr है, तो सेन में रिएक्शन हो गया। और लास्ट वाला तो डाइजोटाइजेशन ना, डाइजो कपलिंग हो गया, तो शॉर्टन बाउमैन हो गया। अपन ने फिनॉल से भी लिखा हुआ है शॉर्टन बाउमैन, फिनॉल का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन फिनॉल से भी है, एनिलीन से भी है। सर फिनॉल का एनहाइड्राइड के साथ होता है ना शॉर्टन बाउमैन? वो डेरिवेटिव के साथ सभी के साथ होता है, वो अपन लिख देते हैं ऐसे, एसिड क्लोराइड के साथ, वो सारे डेरिवेटिव के साथ एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करो, शॉर्टन बाउमैन होगा। सर फिनॉल का फिनॉल एसिडिक का एनहाइड्राइड, फिनॉल का सर बोलो, फिनॉल का किसी भी डेरिवेटिव के साथ वही होगा? जो लीव कर जाए, मतलब फिनॉल का एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड दोनों में कोई एसिड बेस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एस्टर के साथ पड़ेगी, एनिलीन के साथ भी पड़ेगी। फिनॉल ना, अगर मैं एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा ना, तो HCl बनेगा ना, स्ट्रॉन्गर एसिड बना, तो अपन कहेंगे इसका लिविंगबिलिटी अच्छा है ना, स्केप कर गया गैस जैसे। फिनॉल का रिएक्शन अगर अपन एनाइड्राइड से करेंगे तो भी अपन कहेंगे रिएक्शन हो जाएगा। रीजन, इसका लिविंग, ये भी एसिडिक है ना, तो लिविंगबिलिटी अच्छी होगी। लेकिन फिनॉल का रिएक्शन अगर अपन ईथर से करेंगे तो ईथर तो अल्कोहलिक पार्ट होगा ना, वो क्यों लीव करेगा फिनॉल के लिए, वो तो बेस है, वो फिनॉल को रिप्लेस करके रिएक्शन बैकवर्ड ले आएगा। तो एसिड एनाइड्राइड के साथ भी होगा और एसिड क्लोराइड के साथ होगा, बस। फिनॉल और एनिलीन दोनों का ना सर? दोनों 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 ओके। शॉर्ट अबाउट। और कोई एक्सरसाइज 3 भी दिया था मैंने, तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, क्यों भाई? मैंने तो काफी दिन पहले कहा था आपसे, पूछ रहे हैं एक्सरसाइज 3 को मतलब नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं क्या? भाई आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। मैं तो आज के लिए कहा था, जैसे तुम कह रहे हो कि नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, तो बाकी बोलेंगे सर गलत बात है, आप 3 क्लास से बोल रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो आज बताऊं या कल बताऊं, बताना तो है ही। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन में कितना है, 3 12 14 18 19 4 8 भी है, और 9 ऑनलाइन का 9। बताओ भाई,
मतलब आज ही करना है बाद में करना है। पहला वाला है द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक OH विद पैराटाउलिडीन। पैराटाउलिडीन क्या होता है? ये लो भाई, ये टाउलिन है और पैराटाउलिडीन। अब इसको तुम कह रहे हो इससे रिएक्ट करवा दो, क्या करें? आइसोसाइनेट बना दो, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, हो गया। फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय, ठीक है भाई। वैसे तो फ्लोरोबेंजीन अपन ने इससे ही बनाया है, आप डाइजोनियम बनाओ और कोई ऐसा कंपाउंड दे दो जो फ्लोरीन दे सकता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय हीटिंग डाइजोनियम सॉल्ट विद दिस। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन है वो सब डाइजेटाइजेशन है। बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होता ही नहीं, नहीं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में नहीं पढ़ लेते। by reacting bromobenzene with NaF, no, bromobenzene with NaF पॉसिबल नहीं है। Br ऐसे थोड़ी रिप्लेस होता है कि NaF से रिप्लेस करके, ये तभी रिप्लेस होता है जब यहाँ पर NO2 होता है, तो अपन कह देते हैं अगर ये नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो सकता। तो Br बेटर लिविंग ग्रुप है तो क्यों नहीं होगा? अरे पागल, ये डबल बॉन्ड है, कैसे हटाएंगे? अच्छा हाँ सर। और इसलिए तो नया मैकेनिज्म पढ़ा था अपन ने, ArSN2 मैकेनिज्म। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 या CN होना चाहिए, पढ़ा था ना भाई, वो इसलिए पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कर पड़ा भाई? मुझे लग रहा है ये भी कर रहा है, बाद में ही डिस्कस करना। डिस्कस तो अपन करके रहेंगे ना, बाद में डिस्कस कैसे करें बताओ? आज अपन ने कहा था एक्सरसाइज 3 पूरा डिस्कस करेंगे, कहा था ना मैंने। और स्कूल में कोई एग्जाम वगैरह भी नहीं चल रहे होंगे अभी तो। सर अमाइंस रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगा तो हुआ नहीं। तो बाकी लोग मतलब फिर कहेंगे ना सर आप मतलब उसकी बात सुन लेते हो, हम लोगों की बात नहीं सुनते हो, तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ? तो या तो सबकी बात सुनो वो कहेंगे, या तो आप किसी की मत सुनो बात, आपने जो कहा है बस वही करो। क्या करना है? कल डिस्कस कर, कल भी अपना क्लास है ना? कल नहीं, परसों अपना क्लास है, वेडनेसडे परसों कर सकते हैं, परसों कर लें या आज ही करें? सर परसों। लो, सब लोग बोल रहे हैं सर आज ही करो, आपने आज कहा था। अब बताओ मैं क्या करूं? तो गलत बात है ना, फिर उनके साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा ना मेरा। आज ही करो सर, आज ही करो, सब लिख रहे हैं आज ही करो सर। फिर तो फिर परसों करेंगे। चल बंद कर देते हैं अपन, हैं? आगे बढ़ते हैं अपन। किसी ने नहीं लिखा ना आज करो सब यही लिख रहे हैं परसों करेंगे। ठीक है अपन परसों डिस्कस कर लेंगे, चलेगा। लेकिन मतलब अपन को दिवाली में भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। कुछ कुछ पार्ट तो सर ने भी दिवाली में मतलब टेस्ट वेस्ट भी लगा दिए 11th क्लास के, तो कैसे करोगे? उनके डाउट्स वाउट्स कैसे करेंगे अपन 11th क्लास पे बताओ? टेस्ट वेस्ट लगा दिए सर ने तो। हाँ? मुझे तो लग रहा बच्चा, मतलब मुझे लग रहा था बच्चों की दिवाली क्या, बेचारों का दिवाला निकाल दिया चलो पढ़ते हैं तो। बट मैं ना होमवर्क डिस्कशन के लिए ना अपन इसको ऐसे खड़े होके थोड़ा टाइम मतलब ऐसे ना ज्यादा वो
करना पड़ता है बोर्ड पे, तो अब उस पे अपन पेन टैब पे कर सकते हैं लिख के। डाउट्स तो कर ही सकते हैं पेन टैब पे, ऐसे सामने देख के मैं पेन टैब पे लिखते जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, सामने स्क्रीन पे आएगा ऐसे ही, रादर देन बोर्ड के। सर हाँ सर वो समझते नहीं है कि इधर मार्क कर रहे हो आप, तो इसीलिए बोर्ड पे ही ठीक है। वो कभी कभी फिर समझते नहीं आप किसको किधर मतलब बोल रहे हो, मतलब मार्क कर रहे हो। बोर्ड पे ही ठीक है सर। बोर्ड पे ठीक है, पर यार खड़े होके मुझे ना, अभी तो मैं घर जाने वाला हूँ पता, तो घर जाऊंगा तो वहां मुझे नहीं पता ना, मुझे मतलब बोर्ड कैसा मिलेगा घर जाके वहां पर, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाना पड़ेगा, दूसरे इंस्टीट्यूट के बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो वो देखते हैं उनका बोर्ड बोर्ड कैसा लगा रखा है उन लोगों ने, तो किसी और का इंस्टीट्यूट अपन को चूज करना होगा उसके इधर। ये तो घर में लगा हुआ है, अपन को क्या फर्क पड़ता है। चलो देखेंगे। वैसे अगर नहीं हुआ इंतजाम बोर्ड का तो फिर अपन वैसे कर, नहीं पढ़ना अपना बोर्ड पे ही होगा, लेकिन डाउट्स के लिए अपन बैठ के थोड़ा सा कर सकते हैं ना। फिर अपने डाउट्स के लिए अपन को वो नहीं रहेगा ना कि भाई आपकी, मान लो मेरी 7 आवर्स क्लास भी हो गई, तो आप बैठ के डाउट तो बता सकते हो भाई, हमारे डाउट्स ना रहे। मान लो आपका गैसियस स्टेट का डाउट है, तो आप बैठ के डाउट तो बताओगे ना ऐसे, समझ गए ना, पढ़ाना नहीं करूंगा मैं उस पे, मैं डाउट्स की बात कर रहा हूँ। अपन बैठ के डाउट्स तो कर ही सकते हैं ना ऐसे, वो भी स्क्रीन पे ही आएगा पेन टैब से, शेयर करेंगे उसको जूम में ही, और जूम में ही करेंगे अपन वैसे, है ना। तो जूम क्लास होगा, उसमें सारे लोग मतलब ना जैसे इस पे पढ़ाते हैं वैसे जूम में पढ़ाते हैं। देखेंगे, अभी मैंने, मुझे भी नहीं पता, पेन टैब बुलाया मैंने, कल वो देख के जाएगा, अपन देखते हैं उसमें, मैं खुद भी पहले सीखूंगा उसमें है क्या, लेकिन उसमें काफी चीजें हैं मैंने देखा हुआ है है ना। तो अपन देख लेंगे। अभी ये क्या पूछ रहा है, ये अपन से पूछ रहा है फिनॉल का रिएक्शन ऐसे बता दो, वो कह रहा है आपको, आप लोगों को जो करना है करो, मेरा डाउट बताओ। के बी आर ओ थ्री ना, हाँ तो बेटा अपन को पता है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक्वस मीडियम में बी आर टू और ओ एच माइनस बनेंगे, ठीक है। तो अगर बी आर टू बनेगा तो ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हो, फिर तो मैं ब्रोमिनेशन करूंगा, और फिनॉल में ब्रोमिनेशन एक्वस मीडियम में, फिर तो ये बनाने वाला हूं मैं। ये होगा। तो मैं बात यही कर रहा था ना कि अपन मतलब जैसे कई बार क्या होता ना कि सर शीट से नहीं, मेरे भी अपने कुछ डाउट्स हैं, तो उसमें अपने पास कोई वो नहीं होगा लिमिटेशन, आप जब फ्री हो आप तो बता दो हमें, हम लोग तो, मतलब अपने पर्सनल डाउट, कोई जरूरी थोड़ी है सारे लोग आएंगे उसमें, बोल दो आपके इतने इतने बजे से इतने बजे तक अपन डाउट डिस्कस करेंगे, है ना। तो थोड़ा मेरे ख्याल से पर्सनल डाउट्स भी एंटरटेन करना बहुत जरूरी है पता, ऐसे कॉमन डाउट में क्लास में, तो पर्सनल डाउट भी अगर एंटरटेन हो जाएंगे ना तो और भी अच्छा रहेगा अपन को, 11th क्लास के तो बहुत जरूरी है। फिर पढ़ेंगे अपन, हाँ रिवीजन करेंगे तो अपन ऐसे कर लेंगे भाई, रिवाइज कर दो आप, चल है, तो वो कर लेंगे। अब लास्ट टाइम अपन ना, मैंने केमिकल काइनेटिक्स से भी डाउट आपको होमवर्क दिया था, तो जब ये नहीं हुआ तो वो भी नहीं हुआ होगा, हुआ कुछ। हाँ सर में क्या, मतलब होमवर्क हुआ या हाँ सर नहीं हुआ, अच्छा हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो वो डिस्कस कर सकते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स को, केमिकल काइनेटिक्स का सेक्शन ए बी सी डी दिया था मैंने, वो किया नहीं हुआ सर, मजे करो फिर। अच्छा वो होमवर्क वेडनेसडे के लिए दिया था, ठीक है, मतलब वेडनेसडे को तुम लोग ज्यादा होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी फिर मैं केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करता हूँ और क्या। सर हम्म। सर आप अल्डिहाइड कीटोन्स और काइनेटिक्स का स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर शेयर कर सकते हैं क्या? अबे उस दिन तुम्हें दिया तो था मैंने, अपना वो तो दे दिया था मैंने तुम्हें। सर उसमें बस अमाइंस का ही था, अमाइंस के ही 2 लेक्चर थे उसमें। एल्डिहाइड कीटोन नहीं था, अच्छा। तो एक काम कर फिर, मैंने उसका अभी पासवर्ड चेंज नहीं किया, अगर आज शेयर हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसमें से वो लेक्चर भी निकाल लेना, हाँ सर ठीक है। ठीक है। अभी मैंने, क्योंकि वो बच्चों के होमवर्क का है, जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं ना, वो होमवर्क सबमिट करते हैं उसमें अपना, उस मेल आईडी में, ठीक है। तो तुम देखोगे तो सारे बच्चों के नाम लिखे होंगे उसमें, तो होमवर्क सबमिशन का मेल आईडी है,
तो उसी के उसमें गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो तुम उसमें आज मैं उसमें अगर नहीं हुआ मेरे से, मतलब तुम लोगों को नहीं भेज पाया लिंक, नहीं ओपन हुआ तो फिर उससे ले लेना, मैं कर दूंगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है। अभी मैंने चेंज नहीं किया, वैसे तूने कहा था कि चेंज कर देना सर, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें होमवर्क ही होता है। तो चलो देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में ना। अब केमिकल काइनेटिक्स में मुझे पढ़ाना है डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। अब इसमें एक बात है कि एक तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, डेरिवेशन टाइप, वो स्कूल में आता है कि भाई वो रेट कांस्टेंट कैसे अर्नेस्ट ने ये इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ड्राइव किया था, तो वो उस टाइप से स्कूल में भी आ जाता है। तो पहले तो फिर इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका डेरिवेशन बाद में बताऊंगा, लिखवाऊंगा डिटेल में। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर जो होगा वो थोड़ा सा पैरेलल रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। वो डिफरेंट पार्ट हो गया, उसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, शायद न्यूमेरिकल आ जाए तो वो मैं बताऊंगा कैसे। पैरेलल में न्यूमेरिकल हो सकता है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है वो, एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है उसमें से। तो केमिकल काइनेटिक्स में मुझे पढ़ाना था डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर के ऑन टेम्परेचर। तो पहले तो अपन देख लेते हैं भाई कैसे ना अपन इसे एक्सप्लेन करेंगे, और बाद में फिर मैं आपको उसका डेरिवेशन बताऊंगा। और डेरिवेशन के लिए पहले जाएंगे अपन तो बहुत ज्यादा उसमें स्कूल, लेकिन स्कूल में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना स्टेट बोर्ड वगैरह में तो पूछते ही है। तो अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ ऑल द रिएक्शन इंक्रीजेस with increase in temperature, no matter it is exothermic reaction or endothermic reaction। ये बात मैंने पहले भी तुमको बोली थी। रेट ऑफ राइट ना, ऑल द रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नो मैटर्स। तो मैं लिख देता हूं रेट ऑफ ऑल द रिएक्शन increases with increase in temperature, no matter it is exothermic or endothermic reaction, no matter it is एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सभी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिकॉज रेट कांस्टेंट of reaction always increases with temperature, ठीक है। experimentally it is found that the value of a rate constant becomes twice with every 10-degree rise in temperature, 10-degree rise in temperature, with every 10-degree rise in temperature।
मतलब अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो जाता है जो इनिशियल होगा उससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास रेट कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है और मैं इसमें 10 डिग्री राइज कर देता हूं, तो फिर ये ट्वाइस हो जाना चाहिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू। the ratio of the rate constant at 10 degree higher with respect to initial temperature, with respect to rate constant at initial temperature is called temperature coefficient. इसका बन जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टी डॉट सी से उसे डिनोट कर लेंगे। मतलब मैं इस रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल देता हूं। टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू दिस मच। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम 10 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर में तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। अब कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जिनमें 3 टाइम हो जाता है, बट अपन ने कंसिडर किया कि भाई इट इज ट्वाइस फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। अपन कोई डाटा नहीं लिख रहे, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे, अपन तो सीधा सीधा भाई अगर आपको एक रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, अगर मैंने रेट को 10 डिग्री राइज किया टेम्परेचर में तो वो डबल हो जाएगा उसका वैल्यू। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट या चेंज इन रेट कांस्टेंट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, द value of rate constant changes, increases with increase in temperature. वो तो आपने बता ही दिया भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा with increase in temperature. For most of the reaction, the value of temperature coefficient lies between, it is present between between 2 to 3। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय के टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 2 to 3 ऐसे प्रेजेंट होगा। तो मैं कहूंगा ठीक है, देयरफॉर वी कैन से कि भाई K2 divided by K1, that is the ratio. This is at higher temperature, this is at initial temperature. ये रेशियो हो जाएगा, will be 2 to the power of n to 3 to the power of n कर लेंगे अपन, where n is the number of folds of 10 degree rise in temperature. भाई आप जितने फोल्ड 10 डिग्री राइज करोगे हम उतने फोल्ड्स उतने टाइम रेट कांस्टेंट को इंक्रीज कर देंगे।
where n is number of folds of 10 degree rise in temperature. It is the number of folds of 10 degree rise in temperature. मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन गिवन है और उस रिएक्शन में मैंने कहा एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज the reaction, the rate constant K at 30 degrees is given to me. 30 degrees is given to me. X. And the temperature increases to, temperature increases to 50 degrees centigrade. For a reaction with the temperature coefficient, ये वैल्यू तो गिवन होनी ही चाहिए मुझे, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है रेशियो ऑफ 10 डिग्री हायर डिवाइडेड बाय इनिशियल. आपने इसमें क्या चेंज किया है, 2 फोल्ड्स, मतलब 2 बार 10 डिग्री रेज किया. तो इसका मतलब है आई विल गेट इट कि भाई K 50 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय K 30 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 2 to the power of 2 हो जाएगा, मतलब 4 टाइम बढ़ जाएगा. फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने 2 दिया, तो जब 30 से 40 होगा तो डबल हो गया, 2x हो गया. और जब 40 से 50 हुआ तो उसका भी डबल हो गया, बढ़ गया ना 4 टाइम्स. आपने यही तो लिखा कि भाई विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बिकम्स ट्वाइस. तो इन जनरल अपन ऐसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, उनका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज 55 किलो जूल के आसपास होता है. अपन कोई वैल्यू नहीं लिख रहे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कोई अपन से पूछने वाला है नहीं, छोटे से कैलकुलेशन होते हैं वो कर लेंगे, अपन तो कंसेप्ट की बात करते हैं. मतलब इस रिएक्शन में K40 upon K30 is temperature coefficient. और आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया है, इसका मतलब है कि जब आप 30 से 40 करोगे तो ये 2x कर दूंगा x को. अगर ये 3 देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू, अच्छा इसका मतलब है कि 10 डिग्री राइज करने से ये थ्राइज हो जाता है. तो फिर अपन कहते हैं इसमें 30 से 40 करोगे तो 3x हो जाएगा, और 40 से 50 करोगे तो 3x का और बढ़ा दूंगा मैं डबल. तो उसमें हो जाता अपने पास ये 3 होता और 3 to the power of उतने फोल्ड्स बढ़ा देते हैं. With every 10 degree rise in temperature, the value of rate constant becomes double. उतने फोल्ड्स अपन बढ़ाते जाते हैं उसको. अब मैंने दोनों बार आपको रिपीट किया, रिपीट करने का मतलब ये था कि फाइनल अपॉन इनिशियल में आप देख लो कितने फोल्ड्स आपने बढ़ाया. जैसे यहां पर 2 फोल्ड्स बढ़ाया, तो अपन ने टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू आपने 2 दे रखा था, मैंने उतने फोल्ड्स उसको बढ़ा दिया, उतना रेज़ टू पावर कर दिया. लेकिन अगर कोई टेम्परेचर कोफिशिएंट का डेफिनेशन अपन से पूछेगा तो अपन कहेंगे भाई इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट इज व्हाट, इट इज ओनली 30 to 40, मतलब K40 upon K30 is temperature coefficient. Initial upon final. Ratio of rate constant at 10 degree higher than the initial is called temperature coefficient. That is. ठीक. अब चाहे आप इसमें K40 upon K30 बता दो तो मैं 2x ले लूंगा upon x, और अगर आप 50 upon 40 बताओगे तब भी मैं ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी बता सकते हैं. बस रेशियो जो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए
वो सिर्फ 10 डिग्री हायर होना चाहिए और इनिशियल होना चाहिए, तो वी आर एबल टू राइट। अब बहुत सारे रिएक्शन में ऐसे हो जाता है, अब कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिखा और मैंने कहा K30 मुझे गिवन है। अगर मैंने इसको इंक्रीज किया ऐसे, मान लो मैंने इंक्रीज किया इसको ऐसे, बताओ क्या होगा? तो अपन कहेंगे ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज दिस। तो अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो भी गलत नहीं है, ऐसे कर दूंगा, आपने 2.5 टाइम्स किया, वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट आता आंसर। बट शायद ऐसा पूछे अपन से, लेकिन अगर पूछे बता देना। 30 से 55 होगा तो बताओ क्या होगा, कितने फोल्ड्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है तो कितने फोल्ड्स बढ़ेगा रेट कांस्टेंट, बता देंगे। तो उसको भी बताने में बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैंने हटा दिया, वैसे उसके पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा है तो उसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका आंसर अपना करेक्ट आएगा, जो भी आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट है। इन जनरल जो होता है वो अपन ने देखा कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट कांस्टेंट जो है वो बढ़ेगा, इसलिए रेट बढ़ता है। अब मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट, अपन ने जनरली कहा भाई मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा कि किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.5 है, ठीक है। इसका मतलब है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब 10 डिग्री राइज होता है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू 1.5 टाइम्स बढ़ेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.5 है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जो दोगे हम उसमें सॉल्व कर लेंगे, हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट का मीनिंग पता चल गया। But the actual dependence of rate constant on temperature is explained by Arrhenius. तो अपन वो देखते हैं। But the actual dependence of rate constant on temperature. Dependence of a rate constant on temperature is given by Arrhenius. Equation. तो मैं ना Arrhenius equation लिख लेता हूं, Arrhenius equation ले लेता हूं, K is equal to A into e to the power of minus E by RT, ये होता है Arrhenius equation। अब Arrhenius equation में इसी के डेरिवेशन की बात कर रहा था मैं कि वो कैसे बायोमोलिकुलर थ्योरी से वो ड्राइव करते हैं इसको, वो कैसे आएगा, तो अपन वो डेरिवेशन लिख लेंगे। सीबीएसई में नहीं पूछते हैं बट स्टेट बोर्ड में पूछ लेते हैं, इसलिए अपन उसको भाई किसी में पूछे या ना पूछे हम उसको एक बार ड्राइव करके देख लेंगे। अभी अपन पढ़ लेते हैं कि कहाँ क्या, किसको क्या बोलना है और क्या है क्या, तो वो देख लेते हैं अपन इसमें इक्वेशन में, क्योंकि अभी हमारे लिए इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन है क्या, when A is called frequency factor, frequency factor, और वो एक्सपोनेंट के, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के पहले वाले फैक्टर को अपन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर which signifies the total number of
which signifies the total number of collision among the molecules per unit volume. ये अपन को करना होगा per unit volume in per unit of time. ये मुझे गिवन होगा। एक तरीके से आप पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट ऑफ टाइम नंबर ऑफ कोलाइजन्स की बात कर रहे हो तो वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर जैसे होना ही चाहिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हो आप कि कितना स्पीड से उनका कोलाइजन हो रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम। तो ये अपन को रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ कोलाइजन्स कितने हो रहे हैं पर सेकेंड। मैं इसको ड्राइव भी करूंगा सारा पार्ट, वो अपन ने जो पढ़ा था ना बोल्ट्जमैन फैक्टर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, वो उसी से मैंने ये लिखा। बट अपन उसको मैंने आपसे कहा कि अपन ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी अपन सिर्फ फोकस करते हैं इस पे क्योंकि क्वेश्चन इसी से आने हैं सारे के सारे। ये इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और we write that signifies the energy required by the reactants, extra energy required by the reactants to convert into the product. Reactant to convert into the product, into product. अब एनर्जी है तो यूनिट भी होगा, किलो जूल या कैलोरीज लाइक दैट, ठीक है। आर इज अ गैस कांस्टेंट, आर इज अ गैस कांस्टेंट, its value depends on unit of एनर्जी। एनर्जी का क्या यूनिट है ये बता दो तो मैं आर का वैल्यू ले लेता हूं। अगर वो जूल्स में तो मैं इसको जूल में ले लूंगा 1.314। इस इक्वेशन में अपन कभी भी आर का वैल्यू एटमॉस्फेयर में नहीं ले पाएंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद एनर्जी। टी इज अ टेम्परेचर, वो तो केल्विन में ही लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा। अब अपन एक बार ये चेक कर लेते हैं कि आप इसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जो एक और चीज होता है, जैसे ये है ये वाला पार्ट, e to the power of minus a by rt is called Boltzmann factor। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थे ना, उन्हीं ने ड्राइव किया था इसको, उसी का थ्योरी यूज करके ही अर्नियस ने ड्राइव किया था। सो वी राइट दैट बोल्ट्जमैन फैक्टर and it signifies the total number of fraction, total number of collision। So fraction of collisions which have energy greater than or equal to energy of activation, that is energy of effective collisions, वो ये सिग्निफाई करेगा। केस और रेट कांस्टेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं।
अब अगर अपन एक बार देखेंगे तो e टू द पावर ऑफ माइनस ए बाय आर टी, ये जो टर्म होगा ना इज यूनिटलेस। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। ए बाय आर टी, एनर्जी लिखूंगा तो चलो अपन जूल्स लिख लेते हैं, पर मोल लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एनर्जी जूल्स पर मोल। माइनस साइन लिखेंगे तब भी चलेगा बिकॉज अपन कोई वैल्यू थोड़ी लिख रहे हैं। और डिवाइड बाय करेंगे तो आर को अगर जूल्स में लिखेंगे, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि जो आर का वैल्यू है वो एनर्जी के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो आर जूल्स में होगा जूल्स पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। इसकी यूनिट तो कैंसिल हो गए, है ना। मतलब इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट यूनिटलेस है, therefore unit of A is equal to unit of K। ये तो अपन ये बोल सकते हैं, ये इक्वेशन तो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूनिट होता नहीं है, जो यूनिट K का होगा वही यूनिट A का होगा, और K का यूनिट तो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। Unit of K is different for different orders। different orders। इसका मतलब मैं एक ही यूनिट को देख के ये बता सकता हूं कि आप किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। अब अपन वापस बात करते हैं इसको, मतलब क्योंकि मैंने डेरिवेशन तो किया नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेशन पूछता तो है नहीं कोई, डायरेक्टली अपन को ये आना चाहिए। ठीक है, अपन ने सारे पार्ट देख लिए, उसके एक एक पार्ट चेक कर लिए। अब एक बार आप ये और समझा दो कि मतलब ये, मतलब इसको क्या समझूं मैं इक्वेशन को, तो और भी अच्छा होगा। वैसे तो आपने एक्सप्लेन करके बता ही दिया सब कुछ। ये इक्वेशन अपन को रिप्रेजेंट करेगा, मैं ये इधर तक वाला पार्ट को हटाऊंगा, आर आर अपन को पता है इसलिए मैं हटा लेता हूँ उसको। मुझे ये वाला डेफिनेशन हटाऊंगा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं हटाऊंगा मैं। अब अगर अपन मान लेते हैं कि जैसे अपने पास में 100 मॉलिक्यूल्स है, बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करता हूं। शायद मैं आपको इसको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप ड्राइव भी करूंगा, एक रिएक्शन लिख के, जो डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी। 100 मॉलिक्यूल्स है तो बाय मॉलिक्यूलर कोलाइजन की बात करोगे तो अपन ने कहा कि भाई 2 ही मॉलिक्यूल एक बार में आपस में कोलाइड कर सकते हैं, बस 50 कोलाइजन। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज 50। अब जब 50 कोलिजन होते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई आपने कहा कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन थोड़ी शो करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बोल्ट्जमैन का नाम ले तो रहे हो आप, और काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी लिख लो, ग्राफ तो अपन ने पढ़ा हुआ है। आप बायोमोलिकुलर कोलिजन की बात करोगे तो सारे मॉलिक्यूल, अपन ने ये अज्यूम कर लिया कि एरिया अंडर द ग्राफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है, वी नो दैट। सारे मॉलिक्यूल कोलाइड थोड़ी करते हैं, सारे मॉलिक्यूल एक इफेक्टिव कोलिजन थोड़ी देते हैं। अपन तो कहते हैं वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, जिनके पास ये वेलोसिटी होगी, मतलब ये एनर्जी होगी, उसके बाद वाले कोलिजन को तो बोल सकता हूं ना मैं,
कि वो इफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई जिन मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी है वो इफेक्टिव कोलेशन शो। तो जो भी मॉलिक्यूल इसके इधर या इसके बाद वाले हैं वो सारे के सारे उनके पास कोलेशन में इतना एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। अपन ग्राफ भी सोच रहे हो वाला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। 100 मॉलिक्यूल्स है तो सभी इफेक्टिव कोलेशन थोड़ी होंगे। तो अपन क्या करें कि भाई इनमें से मान लेते हैं अपन की 35 कोलेशन इफेक्टिव है। इनमें से 35 कोलेशन इफेक्टिव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 35 इज द इफेक्टिव कोलेशन। तो फिर तो अपन कहेंगे अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इफेक्टिव कोलेशंस और बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलेशंस और बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेशंस बढ़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी इधर थी, ये जो मॉलिक्यूल था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ ऐसे होता है ना, फ्लैट होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स और इधर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफ भी ऐसे हो जाएगा ना, तो कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐसे हो जाते हैं ना, तुमको पता है, तो इधर कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना, तो अपन कहेंगे भाई इफेक्टिव कोलेशंस बढ़ जाएंगे। तो इस ग्राफ में ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ कोलेशन ए होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ कोलेशन अपने पास ए है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं k अपॉन a विल बी इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस ए बाय आर टी। ये क्या है, तो लिखा तो था फ्रैक्शन ऑफ कोलेशन विच इज इफेक्टिव, जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से या ज्यादा या उसके बराबर एनर्जी है। इसलिए आपने ये यूनिट लेस बताया है, क्योंकि फ्रैक्शन का कोई यूनिट थोड़ी होता है, इसलिए इन दोनों की यूनिट सेम है। मतलब के जो है वो क्या होगा, इफेक्टिव कोलेजन का फ्रैक्शन, के जो होंगे वो इफेक्टिव कोलेजन होंगे, ए जो है वो टोटल नंबर ऑफ कोलेजन है। तो के रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलेजन कितने होंगे, बिकॉज के अपॉन ए इज फ्रैक्शन ऑफ कोलेजन, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, e टू द पावर ऑफ माइनस ए बाय आर टी। तो इसका मतलब है कि k इज 35 और 50 इज टोटल कोलेजन, तो 35 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस ए बाय आर टी। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, मतलब k बढ़ना चाहिए, मतलब k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए आपने लिखा था कि कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k बढ़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ कोलेजन बढ़ेंगे ना, इफेक्टिव कोलेजन बढ़ेंगे ना। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, बोल्ट्जमैन इक्वेशन सभी फॉलो करेंगे। उसको दूसरे में मैं लेके देख लेते हैं। अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूं, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूं, लॉग बेस ई ले लेते हैं ln ऑफ k, ठीक है ना, तो इसको ln ऑफ k लिख लेते हैं, और मैं इसको ऐसे लिखता हूं इज इक्वल टू ln ऑफ a, डॉट है तो प्लस लिखूंगा, माइनस ई ए बाय आर टी लिख लेता हूं। ये है आपके पास इक्वेशन को, लॉग बेस ई में भी ले सकते हैं अपन ऐसे, लॉग बेस ई, तो इसको 2.333 से मल्टीप्लाई करो तो लॉग बेस 10 हो जाएगा, ये भी लॉग बेस 10 हो जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, और
इसको तो करेंगे नहीं, उसमें ln है ही नहीं, तो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो log of k इज इक्वल टू log of a माइनस ये बाय 2.303 RT, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे लेके मैं इसको ऐसे बना लेता हूं। भाई हमें पता है कि एक, अब अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ी बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से ये थोड़ी बढ़ेगा भाई। 100 मॉलिक्यूल्स है, 50 इक्वलाइजर होंगे मैक्सिमम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये थोड़ी बढ़ेगा भाई, मॉलिक्यूल थोड़ी बढ़ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, मॉलिक्यूल तो उतने ही रहेंगे। बढ़ेगा क्या, इफेक्टिव इक्वलाइजर बढ़ेगा। तो अपन कहेंगे अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मतलब एक्स और वाई को ले रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, log of k वर्सेस log of 1/t ग्राफ ड्रॉ कर लेता। स्लोप मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास EA बाय 2.303 R माइनस EA बाय 2.303 R। तो आप मुझे ये बताओगे कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो EA वैल्यू छोटी होगी। इसको देख के तो लग रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से EA थोड़ी बढ़ेगा, तो स्लोप है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू छोटी होगी, अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो ये तो कांस्टेंट होता है, वो जैसे मैंने 50 बताया वो थोड़ी चेंज होता है। चेंज क्या होगा, अगर टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है 50 था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू छोटा होगा, ये वैल्यू छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ेगा। अगर अपन ln ऑफ k और 1/t लिखेंगे तो स्लोप में 203 नहीं लिखेंगे, और क्या, वो तो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये सारा पार्ट पढ़ा हुआ है अपन ने, बस इसमें डेल्टा एच लिया था आपने। जब इसको डेल्टा एच लेते हो तो आप बोलते हो कि दिस इज अ वेंट ऑफ इक्वेशन, और इसको केसी लेते हो। अभी आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ले रहे हो, रेट कांस्टेंट ले रहे हो, इसलिए आप इसको अरेनियस इक्वेशन बोल रहे हो। सारा पार्ट आपने पहले ही बता रखा, बस वहां पर वेंट ऑफ इक्वेशन वो ड्राइव भी किया था अपन वेंट ऑफ इक्वेशन। तो ठीक है, मुझे एक बात पता चल गया कि वो मुझे इस इक्वेशन को बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए कि ये है क्या। ये इक्वेशन है, बायोमोलिकुलर कोलाइजन में टोटल कितने कोलाइजन्स होते हैं, इफेक्टिव कितने कोलाइजन्स होंगे। इफेक्टिव कौन रिप्रेजेंट करेगा, कितने इफेक्टिव है के, तो के बाय ए फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन्स, वो क्या होगा e टू द पावर ऑफ माइनस ए बाय आरटी। जो इसका यूनिट है वही इसका यूनिट है, इसलिए जो इसका यूनिट है वही इसका यूनिट है, तभी तो ये यूनिट लेस आ रहा है। दैट इज फ्रैक्शन ऑफ कोलाइजन्स। ये और रेट कांस्टेंट का एक्सप्लेनेशन था। अब अपन इन इक्वेशन से आगे लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपन यही रुक जाते हैं, इसको मैं रश नहीं करना चाहता क्योंकि ये पार्ट अपन को वेंट ऑफ इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन, ये सारे बिल्कुल क्लॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये बिल्कुल आसपास ही होंगे, सारे के सारे एक जैसे होंगे। रुक जाते हैं, वेडनेसडे को अपन कंटिन्यू करेंगे। वेडनेसडे को मैं मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाऊंगा, मैं डाउट डिस्कस नहीं करूंगा। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को हो सकता है मैं शाम को डाउट डिस्कस कर दूं, या दिवाली को दिन मॉर्निंग में डाउट डिस्कस कर दूं, या दिवाली थोड़ा सा छुट्टी उट्टी देख लेते हैं, मना लेते हैं, उसके बाद फिर अपन डाउट डिस्कस कर सकते हैं। यू विल गेट द टाइम आल्सो। मैं ये खत्म कर लूंगा तो अपना काइनेटिक्स में भी आप काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहले अपन पढ़ेंगे, जब मुझे लगेगा अपन ने पढ़ लिया, कुछ अगर टाइम बचेगा तो अपन फिर आगे यहीं तक रुकते हैं पहले, ठीक है। तो रुक जाते हैं अपन, चलो थैंक यू।
अभी मैं मतलब देख लेता हूँ मैं मतलब